हाय। आज हम करेंगे लर्निंग डिसेबिलिटी, अधिगम अक्षमता। आज लर्निंग डिसेबिलिटी से रिलेटेड हम उसकी मीनिंग देखेंगे, उसकी डेफिनेशन, डिफरेंसेस विद लर्निंग डिफ़िकल्टीज़, यानी जो लर्निंग डिसेबिलिटी है वो लर्निंग डिफ़िकल्टीज से किस प्रकार से भिन्न है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे और कॉजेज़, कारण देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें जो लर्निंग डिसेबिलिटी है उसको पढ़ने से पहले लर्निंग डिफ़िकल्टी को समझना ज़रूरी है। इनके डिफरेंस को अगर हम अच्छे से समझ गए तो हम अंतर कर पाएंगे इनसे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है तो पहले देखते हैं लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ क्या होती हैं। लर्निंग डिफ़िकल्टी implies difficulty a child might face in order to perform at a scholastically एक्सपेक्टेड लेवल। इसमें ये कहा गया है कि लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ जो पढ़ने में पठन संबंधी जो कठिनाई आती है वो बच्चा ज़्यादातर क्या होता है, किसी जो आपका शिक्षा से संबंधित है बच्चे का स्कोलिस्टिकली परफॉर्मेंस में किसी तरह से कोई कठिनाई महसूस करता है। दिस implies that a child might have problems in doing what his or her classmates are doing। ये भी हो सकता है कि बच्चे को शायद किसी प्रॉब्लम को, समस्या को करने में दिक्कत आ रही है जो उसके क्लासमेट कर सकते हैं। His or her scholastic or academic performance is below class level, और उसकी जो भी शैक्षणिक जो परफॉर्मेंस होती है, स्कूल स्तर पर जो परफॉर्मेंस होती है उसके क्लास के बच्चों से वो बिलो होती है, यानी एवरेज से नीचे होती है। लर्निंग डिफिकल्टीज इज अप्लाइड टू स्टूडेंट्स हु आर नॉट मेकिंग एडिक्वेट प्रोग्रेस इन स्कूल। और लर्निंग डिफ़िकल्टी है वहाँ पर अप्लाई की जाती है, उन स्टूडेंट्स पे अप्लाई की जाती है जो कि अपनी स्कूल में जो परफॉर्मेंस है अच्छे से नहीं दे रहे हैं, स्पेशली इन द बेसिक स्किल्स एरिया ऑफ लैंग्वेज। ज़्यादातर की जो भाषा से संबंधित कौशल एरिया हैं, क्षेत्र हैं, उनमें लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, लिटरेसी और न्यूमरेसी में their problems could be associated with one subject or make be seen across all subjects in the curriculum। और ऐसा भी हो सकता है उनकी ये जो समस्याएं हैं किसी एक सब्जेक्ट में या फिर सभी सब्जेक्ट्स में, सभी विषयों में हो सकती हैं जो कि उनके पाठ्यक्रम में दिए गए हैं। Within this large group of students with learning difficulties, there is a very small subgroup of children with normal intelligence and no obvious impairment। जो ये बच्चों का ग्रुप होता है जिनको ये समस्याएं होती है लर्निंग डिफ़िकल्टी की, ये उन बच्चों का एक छोटा सा समूह होता है जिनकी जो इंटेलिजेंस है वो नॉर्मल होती है, सामान्य होती है, और उनमें कोई मतलब इम्पेयरमेंट दिखाई नहीं देती है। फिर देखते हैं दीज स्टूडेंट्स फाइंड द लर्निंग ऑफ बेसिक लिटरेसी। इनको जो बेसिक लिटरेसी की नॉलेज होती है एंड मैथमेटिकल स्किल्स वेरी डिफ़िकल्ट। और इन बच्चों को इनको मतलब जो बेसिक लिटरेसी, जो आधारभूत जो लिटरेसी है और जो मैथमेटिकल जो कौशल हैं उनको ग्रहण करने में डिफ़िकल्टी होती है। दीज स्टूडेंट्स आर कॉल्ड लर्निंग डिसेबल्ड टू सेपरेट दैम फ्रॉम द स्टूडेंट्स फेसिंग लर्निंग डिफ़िकल्टीज मैंशन अर्लियर। और इसलिए ज़रूरी होता है जो लर्निंग डिसेबल्ड बच्चा है उनको लर्निंग डिफ़िकल्टी वाले बच्चों से अलग करके देखा जाए, जैसा कि हमने पहले अभी मेंशन किया है। लर्निंग डिफ़िकल्टीज कैन अक्कर एज अ रिजल्ट ऑफ एनी कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग इन्फ्लुएंस। अब जो ये आपको नीचे जो फैक्टर्स दिए गए हैं जो कि मतलब उनकी विशेषताएं बताई गई हैं लर्निंग डिफ़िकल्टी वाले बच्चों की, उनसे आप इसको समझ जाओगे। फर्स्ट पॉइंट दिया गया है इनएडिक्वेट और इनएप्रोप्रिएट टीचिंग। और ये लर्निंग डिफ़िकल्टी क्यों हो सकती है? अगर एक टीचर अच्छे से नहीं पढ़ा पा रहा है अच्छे तरीके से, जो बच्चे मतलब हर एक बच्चा अलग अलग मेथड से सीखता है। आपको पता है एक क्लास में ही डिफरेंट लर्निंग स्टाइल वाले बच्चे होते हैं। अगर उनको उनकी लर्निंग स्टाइल के अकॉर्डिंग एजुकेशन नहीं दी जाती है टीचर के द्वारा तो भी वो बच्चे को पढ़ने में दिक्कत हो सकती है। तो उस बच्चे को लर्निंग डिसेबल्ड नहीं कहा जाएगा। वो टीचर की गलती की वजह से उसके साथ ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब लर्निंग डिफ़िकल्टी वाला बच्चा कहलाएगा वो। फिर अनसुटेबल करिकुलम, करिकुलम अगर अनस्टेबल है, ठीक नहीं है, उपयुक्त तरीके से नहीं बनाया गया है तो भी बच्चे को पढ़ने में कठिनाई हो सकती है।
इनकंडक्टिव क्लासरूम एनवायरनमेंट, और इनकंडक्टिव क्लासरूम एनवायरनमेंट की वजह से हो सकता है, सोशो इकोनॉमिक डिसएडवांटेजेस की वजह से हो सकता है, मतलब उसका बैकग्राउंड कैसा है, सामाजिक आर्थिक स्तर की वजह से भी उसको पढ़ने में समस्या हो सकती है, यानी उसको पढ़ने में कठिनाई आ रही है, ना कि अक्षमता पैदा हो रही है उसकी वजह से उसको कोई। फिर नेक्स्ट है पुअर रिलेशनशिप बिटवीन स्टूडेंट एंड टीचर। कई बार होता है कि आप देखते हैं कि स्कूल में आपने कभी खुद भी अनुभव किया होगा कि कोई टीचर किसी बच्चे को ज़्यादा फेवर करता है, किसी को कम करता है, या किसी से ज़्यादा क्वेश्चन पुट करता है, किसी से नहीं करता। इससे भी बच्चे पीछे रह जाते हैं, मतलब वो उसमें पढ़ने में कठिनाई महसूस करते हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं पुअर स्कूल अटेंडेंस, मतलब बच्चे स्कूल में नहीं जा पाते हैं, उसकी वजह से भी उनको मतलब काम काफ़ी ज़्यादा कुछ हो चुका होता है, बच्चे एब्सेंट रहते हैं लगातार, तो उनको पीछे का समझ नहीं आता, उसकी वजह से भी उनको जो सीखने में कठिनाई होती है। हेल्थ प्रॉब्लम हो जाती है, हेल्थ इश्यूज़ हो जाते हैं बच्चे को, उसकी वजह से भी होता है ऐसा। लर्निंग थ्रू मीडियम ऑफ अ सेकेंड लैंग्वेज, अगर बच्चा सेकेंड लैंग्वेज के थ्रू पढ़ रहा है, मान लो बच्चे की लैंग्वेज है हिंदी फर्स्ट लैंग्वेज, लेकिन उसको सेकेंड लैंग्वेज के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है, तो भी बच्चे को काफ़ी डिफ़िकल्टी हो सकती है पढ़ने में। लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से भी हो सकता है। इमोशनल और बिहेवियरल प्रॉब्लम हो तो बच्चे को तब भी पढ़ने में कठिनाई होती है। बिलो एवरेज इंटेलिजेंस, अगर उसकी औसत से कम इंटेलिजेंस है तो उसको होती है पढ़ने में कठिनाई। फिर है सेंसरी इम्पेयरमेंट, अगर उसको कोई सेंसरी संवेदना संबंधी कोई इम्पेयरमेंट है तो भी उस बच्चे को लर्निंग डिफ़िकल्टी हो सकती है। स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग डिफ़िकल्टीज़, और कोई मतलब विशेष जो सूचना से रिलेटेड जो प्रोसेसिंग है उसमें अगर कोई डिफ़िकल्टी है, मतलब कोई उसको ग्रहण करने में उसको दिक्कत आ रही है, तो उसकी वजह से भी उसको लर्निंग डिफ़िकल्टी हो सकती है। यहाँ पे सेंसरी इम्पेयरमेंट का मतलब ये है कि बच्चा नॉर्मल उसकी एवरेज इंटेलिजेंस है, औसत है या औसत से अधिक भी है, लेकिन अगर बच्चा ब्लाइंड है, विजुअल इम्पेयर्ड है, तो उसको मतलब उसकी एक सेंस रिलेटेड उसको मतलब दिक्कत है, तो वो देख के नहीं पढ़ पाएगा, उसको कैसा चाहिएगा, टैक्टाइल फॉर्म में चाहिएंगी चीज़ें उसको, या फिर वो वर्बली सीख पाएगा। लेकिन अगर वो चीज़ें उसको प्रोवाइड नहीं की जाती हैं तो वो बच्चा पढ़ने में कठिनाई महसूस करता है। फिर देखते हैं, अभी हमने लर्निंग डिफ़िकल्टी पढ़ा, अब देखते हैं कि लर्निंग डिसेबिलिटी क्या है। दोनों टर्म अलग अलग हैं, दोनों का मीनिंग अलग है, लेकिन कई बार इसको एक समझ लिया जाता है नॉलेज की कमी की वजह से। अब देखते हैं कि लर्निंग डिसेबिलिटी अधिगम अक्षमता क्या है। लर्निंग डिसेबिलिटीज आर, इसको शॉर्ट फॉर्म में एलडी बोलते हैं, आर न्यूरोलॉजिकली बेस्ड प्रोसेसिंग प्रॉब्लम, ये जो हमारा स्नायु तंत्र होता है उससे संबंधित प्रॉब्लम होती है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि न्यूरोलॉजिकली बेस्ड कौन से डिसेबिलिटी हैं, ऑप्शन दे दिया जाएगा, उनमें से या तो पूछ लिया जाएगा इनमें से कौन सी नहीं है या कौन सी है, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी जो डिसेबिलिटीज़ हैं वो न्यूरोलॉजिकली बेस्ड हैं। उनमें से एक है आपकी लर्निंग डिसेबिलिटी। दीज प्रोसेसिंग प्रॉब्लम्स कैन इंटरफेयर विद लर्निंग बेसिक स्किल्स सच एज रीडिंग, राइटिंग और मैथ्स। तो सीधा सा इसमें दे रखा है कि ये जो प्रॉब्लम है, प्रोसेसिंग प्रॉब्लम है, इसमें ज़्यादातर कौन सी स्किल्स आपकी इफेक्ट होती हैं, किसमें मतलब किस एरिया में ये प्रॉब्लम क्रिएट करती है, वो है रीडिंग पठन में, राइटिंग लेखन में और मैथ्स गणित में। दे कैन ऑल्सो इंटरफेयर विद हायर लेवल स्किल्स, और इसके अलावा ये उच्च स्तर के जो कौशल हैं उनको भी प्रभावित करती हैं, सच एज ऑर्गेनाइजेशन, यानी आपको ऑर्गेनाइज्ड वे में काम करना अच्छा लगता है, आपको किस प्रकार से कोई काम ऑर्गेनाइज करके करना, स्टेप बाय स्टेप करना, तो उसको भी करने में बच्चों को कठिनाई आती है, टाइम प्लानिंग में भी दिक्कत आती है इनको। एंड एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, और ये अमूर्त जो तर्कना करनी होती है, चिंतन नहीं कर पाते हैं, उसमें दिक्कत होती है। नेक्स्ट है लर्निंग डिसेबिलिटीज रेफर टू अ नंबर ऑफ डिसऑर्डर्स विच में अफेक्ट द एक्विजिशन, ऑर्गेनाइजेशन, रिटेंशन, अंडरस्टैंडिंग और
use of verbal or non-verbal information. These disorders affect learning in individuals who otherwise demonstrate at least average abilities essential for thinking and reasoning. इसमें भी यही चीज़ें कही गई हैं. लर्निंग डिसेबिलिटीज़ को एक ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर बोला गया है. अ नंबर ऑफ डिसऑर्डर जो कि अफेक्ट करते हैं एक्विजिशन को, यानी जो ग्रहण करने की शक्ति होती है, ऑर्गेनाइजेशन की, रिटेंशन की और अंडरस्टैंडिंग की, समझ की, और यूज़ ऑफ वर्बल और नॉन वर्बल इंफॉर्मेशन जो कि मतलब वर्बली बोल के या फिर शाब्दिक तौर पर इंफॉर्मेशन दी जाती है, उनको ग्रहण करने में ये कठिनाई महसूस करते हैं. और ये डिसऑर्डर अफेक्ट करते हैं एक इंडिविजुअल की लर्निंग को हु अदरवाइज डेमोन्स्ट्रेट एटलीस्ट एवरेज एबिलिटीज एसेंशियल फॉर थिंकिंग और रीजनिंग, जो कि एक औसत स्तर पर, कम से कम औसत स्तर पर जो उसकी आवश्यक सोचने की और रीजनिंग करने की एबिलिटीज़ हैं उनको. फिर इसकी जो अभी हमने मीनिंग पढ़ा है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं. समय समय पर इससे रिलेटेड अलग अलग डेफिनेशंस दी गई हैं और उनमें अंतर आता गया है. ये फर्स्ट देखते हैं हम. किर्क ने 1962 में दी थी. अ लर्निंग डिसेबिलिटी रेफर्स टू अ रिटार्डेशन, डिसऑर्डर और डिलेड डेवलपमेंट इन वन और मोर ऑफ द प्रोसेस ऑफ स्पीच. इसमें ये बोला गया कि लर्निंग डिसेबिलिटी एक प्रकार का रिटार्डेशन है या डिसऑर्डर है जिसमें डेवलपमेंट में कमी आती है, मतलब डिले हो जाती है, वो पीछे रह जाती है. किसमें? वन और मोर ऑफ द प्रोसेसेस, जो कुछ प्रक्रियाएं हैं हमारी, जैसे कि स्पीच में माइलस्टोन्स, मतलब स्पीच है, बोलने में बच्चा लेट हो जाता है. लैंग्वेज, उसकी लैंग्वेज पीछे रह जाती है. रीडिंग, पठन, लिखना और गणित करना. और उसके साथ ही अदर स्कूल सब्जेक्ट्स रिजल्टिंग फ्रॉम अ साइकोलॉजिकल हैंडीकैप कोज्ड बाय अ पॉसिबल सेरेब्रल डिसफंक्शन. और इसके अलावा स्कूल के जो सब्जेक्ट्स हैं जो कि साइकोलॉजिकल, मतलब बच्चे को, जिसकी वजह से बच्चा, जो कि आपकी जो सेरेब्रल है, जो मतलब सेरेब्रल का मतलब है मस्तिष्क से संबंधित, आपकी जो ब्रेन है उससे संबंधित अगर उसमें कोई कमी आ जाती है, उसके कारण जो मनोवैज्ञानिक विकार उत्पन्न होता है उसकी वजह से ये हो जाता है. और इमोशनल और बिहेवियरल डिस्टर्बेंसेस, और इसके अलावा किसी सामूहिक तौर पर या पर डिस्टर्बेंस हो जाती है या व्यवहार में कोई डिस्टर्बेंस होती है तो उसकी वजह से भी ये चीज़ें होती हैं, प्रोसेसिंग में दिक्कत आती है. इट इज़ नॉट द रिजल्ट ऑफ मेंटल रिटार्डेशन, लेकिन ये एक मेंटल रिटार्डेशन का परिणाम नहीं है. सेंसरी डेप्रिवेशन और कल्चरल और इंस्ट्रक्शनल फैक्टर्स, मतलब ये किस चीज़ों का परिणाम नहीं है? मेंटल रिटार्डेशन का, सेंसरी डेप्रिवेशन का और कल्चरल एंड इंस्ट्रक्शनल फैक्टर्स का. ये इसका कारण क्या दिया गया है यहाँ पे आप देख सकते हैं, सेरेब्रल डिसफंक्शन और इमोशनल और बिहेवियरल डिस्टर्बेंसेस इसका कारण हो सकती हैं किर्क के अकॉर्डिंग. फिर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट डेफिनेशन में क्या कहा गया है. बेटमैन की है ये 1965 में, उन्होंने किर्क ने दी थी 1962 में. Children who having learning disorders are those who manifest an educationally significant discrepancy between their estimated intellectual potential and actual level of performance related to basic disorder in the learning process. इन्होंने कहा है कि जो सीखने की प्रक्रिया है उसमें एक बच्चा, उस बच्चे को लर्निंग डिसऑर्डर हुआ कहा जा सकता है अगर वो बच्चा जो उसकी रियल, जो एक्चुअल लेवल है परफॉर्मेंस का, एस्टिमेटेड लेवल है, उससे वो कमी दिखाता है एजुकेशनल लेवल पर, तो उस बच्चे को लर्निंग डिसेबल्ड कहा जाता है. विच मे और मे नॉट बी एक्कम्पेनिड बाय डेमोन्स्ट्रेबल सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिसफंक्शन and which are not secondary to generalized mental retardation, educational or cultural deprivation, severe emotional disturbances or sensory loss. और इसमें कहा गया है which may or may not be, उनको मतलब कहा जा सकता और नहीं कहा जा सकता है कि वो सेंट्रल जो नर्वस सिस्टम डिसफंक्शन है उसकी वजह से हुआ है, एंड which are not secondary to generalized, जो कि माध्यमिक स्तर पर
सामान्यकृत जो मेंटल रिटार्डेशन है, एजुकेशनल और कल्चरल डेप्रीवेशन है, सीवियर इमोशनल डिस्टर्बेंसेस हैं और सेंसरी लॉसेस हैं, उनके लिए माध्यमिक नहीं है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, डेफिनेशन दी है NJCLD। इनके अकॉर्डिंग क्या है, लर्निंग डिसेबिलिटीज इज अ जेनरिक टर्म that refers to a heterogeneous group of disorders manifested by significant difficulties in the acquisition and use of listening, speaking, reading, writing, reasoning और mathematical abilities। इसमें कहा गया है कि एक जेनरिक टर्म है लर्निंग डिसेबिलिटी, जिसमें कि हेट्रोजेनस ग्रुप होते हैं डिसऑर्डर्स के और जो मैनिफेस्ट होते हैं बाय सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज इन द एक्विजिशन, ग्रहण करने में, एंड यूज ऑफ लिसनिंग और उनका प्रयोग करने में। कौन सी स्किल्स हैं वो, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग मतलब श्रवण, बोलना, पढ़ना, लिखना, रीजनिंग यानी तर्कना करना और मैथमेटिकल एबिलिटीज यानी गणितीय जो योग्यताएं हैं उनको ग्रहण करने में। दीज डिसऑर्डर्स आर इंट्रिंसिक to the individual and presumed to be due to central nervous dysfunction। और इन्होंने क्या कहा है, पीछे बैटमैन ने कहा था कि उसकी वजह से हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन इसमें इन्होंने क्या कहा है कि ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम की वजह से उसमें मतलब कमी की वजह से हो सकता है, विसंगति की वजह से हो सकता है। इवन दो अ लर्निंग डिसेबिलिटी में अक्कर concomitantly with other handicapping conditions। और ये कुछ जो दूसरी हैंडीकैपिंग कंडीशंस होती हैं, अवस्थाएं हैं, उनके साथ भी हो सकता है, जैसे सेंसरी इम्पेयरमेंट, मेंटल रिटार्डेशन, सोशल एंड इमोशनल डिस्टर्बेंसेस और एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस जैसे कि कल्चरल डिफरेंसेस हो गए, इनसफिशिएंट इनएप्रोप्रिएट इंस्ट्रक्शंस हो गए, यानी जो सांस्कृतिक जो अंतर होता है, संस्कृति के अकॉर्डिंग जगह जगह पर हर एक इंसान की अलग संस्कृति होती है, जो जिस एरिया में रहता है उसकी वजह से, उस संस्कृति की वजह से हो सकता है। अगर अच्छे से इंस्ट्रक्शंस निर्देश नहीं दिए जाते हैं तो भी, और साइकोजेनिक फैक्टर्स भी हो सकते हैं इसके लिए, कुछ मनोवैज्ञानिक जो कारक हैं वो भी हो सकते हैं। इट इज़ नॉट द डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ दोज कंडीशंस और इन्फ्लुएंसेस, लेकिन ये इनका प्रत्यक्ष रूप से मतलब इन जो ये अवस्थाएं दी गई हैं इनका प्रभाव उस पर नहीं पड़ता, उसका परिणाम नहीं होते प्रत्यक्ष तौर पर। नेक्स्ट है डेफिनेशन जो दी गई है आइडिया की फुल फॉर्म है इंडिविजुअल्स विद डिसेबिलिटीज एजुकेशन एक्ट अमेंडमेंट ऑफ 1997। इसके सेक्शन 602 में दिया गया है। इसको 3 फॉर्म में इस डेफिनेशन को दिया गया है। एक है इन जनरल, द टर्म स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी मीन्स अ डिसऑर्डर इन वन और मोर ऑफ द बेसिक साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस। इसमें कहा गया है कि जो स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी एक टर्म है जिसका मतलब होता है जो एक या एक से अधिक जो आधारभूत मनोवैज्ञानिक जो प्रक्रियाएं होती हैं उनमें एक डिसऑर्डर है से तात्पर्य है इसका, जिसमें इन्वॉल्व होती हैं, शामिल होती हैं इन अंडरस्टैंडिंग, समझ होती है, और इन यूजिंग लैंग्वेज को किस प्रकार से यूज़ करना है। वो लैंग्वेज स्पोकन भी हो सकती है और आपकी रिटन भी हो सकती है। विच डिसऑर्डर में मैनिफेस्ट इटसेल्फ इन इम्परफेक्ट एबिलिटी टू लिसन। और जो डिसऑर्डर अपने आप में मतलब स्वयं इम्परफेक्ट यानी बिल्कुल पूर्णतः ठीक ढंग से जो लिसन सुनने की है, सोचने की है, बोलने की है, पढ़ने की, लिखने की, स्पेलिंग की और मैथमेटिक्स कैलकुलेशन में गड़बड़ी पैदा करता है। फिर नेक्स्ट है डिसऑर्डर्स इंक्लूडेड, और इसमें जो डिसऑर्डर इंक्लूडेड हैं, सच टर्म्स इंक्लूडेड सच कंडीशंस एज परसेप्चुअल डिसेबिलिटीज। और इसमें जो टर्म्स शामिल हैं वो हैं परसेप्चुअल डिसेबिलिटीज, प्रत्यक्षण से संबंधित जो भी डिसेबिलिटीज हैं वो, ब्रेन इंजरी, अगर ब्रेन में कोई इंजरी हुई है, चोट लगी है, मिनिमल ब्रेन डायसफंक्शन, उसके हमारा जो ब्रेन है मस्तिष्क के काम करने में कोई विसंगति है, जैसे कि डायस्लेक्सिया एंड डेवलपमेंटल अफीजिया, ये डिसऑर्डर इंक्लूडेड हैं इसमें। फिर है डिसऑर्डर नॉट इंक्लूडेड, जो डिसऑर्डर इसमें इंक्लूडेड नहीं है, शामिल नहीं है। सच टर्म
does not include a learning problem that is primarily the result of visual, hearing और motor disabilities. इसमें वो टर्म्स इंक्लूड नहीं हैं जिनका परिणाम लर्निंग डिसेबिलिटी हो सकता है। वो हैं विजुअल, हियरिंग और मोटर डिसेबिलिटीज़ और मेंटल रिटार्डेशन और इमोशनल डिस्टर्बेंस और साथ ही साथ एनवायरमेंटल, कल्चरल और इकोनॉमिकल डिसएडवांटेजेस। लास्ट की आपने कुछ डेफिनेशंस में देखा होगा कि उन्होंने इनको इंक्लूड किया था, लेकिन आइडिया ने इनको डिसऑर्डर्स को इनसे बाहर निकाल दिया है जो इसमें इंक्लूड नहीं है। अब आपको से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, प्रॉपर डेफिनेशन दे के भी पूछा जा सकता है कि आइडिया ने अब लर्निंग डिसेबिलिटी के अंतर्गत किस टर्म को, किस डिसऑर्डर को शामिल किया है और किसको नहीं किया है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो लर्निंग डिसेबिलिटी है ये एक हिडन डिसेबिलिटी के अंतर्गत आती है, और केवल यही एक हिडन डिसेबिलिटी नहीं है। हिडन डिसेबिलिटी खुद में एक अम्ब्रेला टर्म है, मतलब बहुत ही ऐसी टर्म है जिसके अंतर्गत बहुत सारी डिसेबिलिटीज़ आती हैं जो कि छिपी रहती हैं, एक किसी पर्टिकुलर टाइम पर ही वो चीज़ दिखाई देती है। इनविजिबल डिसेबिलिटीज़ भी बोलते हैं इनको, जैसे कि बहुत ज़्यादा क्रॉनिक पेन है किसी को, जैसे एपिलेप्सी हो गया, लर्निंग डिसेबिलिटी हो गया, ऑटिज्म हो गया, ये हिडन डिसेबिलिटी के अंतर्गत आते हैं। फिर आगे देखते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी, इनको आपको समझना बहुत ज़रूरी है, इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है। फर्स्ट है डिसऑर्डर्स ऑफ अटेंशन, यानी अटेंशन से वर्ड से ही आप समझ रहे होंगे कि इसमें ध्यान संबंधी, अगर बच्चा अच्छे से किसी चीज़ पे फोकस नहीं करता है तो भी, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये उस बच्चे की पहचानने के लिए कि वो एक बच्चा लर्निंग डिसेबल्ड हो सकता है। यही नहीं है कि वैसे ही बच्चे का किसी बाहर एनवायरनमेंट की वजह से उसका ध्यान इधर उधर हो रहा है, कोई स्टिमुलस ऐसा है जिसकी वजह से बच्चे का ध्यान बार बार जा रहा है, तो केवल एक ही पॉइंट को देख के हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो बच्चा लर्निंग डिसेबल्ड है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी। सेकंड है ऑल परसेप्चुअल इम्पेयरमेंट्स, जितनी भी परसेप्चुअल इम्पेयरमेंट हैं वो सभी भी इसी के अंतर्गत आती हैं। इसके अलावा हैप्टिक परसेप्शन, हैप्टिक परसेप्शन में आगे आपको बताऊंगी कि हैप्टिक परसेप्शन होता क्या है। फिर नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट है आपका, फोर्थ पॉइंट है मोटर कोऑर्डिनेशन डेफिशिट। मोटर कोऑर्डिनेशन डेफिशिट, जैसा कि आप समझ सकते हैं कि गतिक संबंधी, कौशल संबंधी तालमेल में उसको कठिनाई होती है। फिफ्थ है डिसऑर्डर्स ऑफ मेमोरी एंड थिंकिंग, मेमोरी एंड थिंकिंग से रिलेटेड डिसऑर्डर होता है तो भी उस बच्चे को लर्निंग डिसेबिलिटी होने के चांसेस रहते हैं। फिर नेक्स्ट आता है स्पेसिफिक डिफिकल्टीज इन द एरिया ऑफ रीडिंग, राइटिंग, अर्थमेटिक एंड स्पेलिंग। अगर बच्चे को इनमें से किसी भी एक स्पेसिफिक विशेष एरिया में, चाहे वो रीडिंग का हो, राइटिंग का हो, या फिर मैथ से रिलेटेड या फिर स्पेलिंग से रिलेटेड उसको प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत आ रही है, तो वो बच्चा लर्निंग डिसेबल्ड कहला सकता है। और उस बच्चे को एक एरिया, जरूरी नहीं है कि किसी एक ही एरिया में होगी, उसको बच्चे को या तो 2 एरिया में या फिर 3 एरिया में भी हो सकती है, तीनों की तीनों एरिया में भी हो सकती है उसको। सेवंथ है डिसऑर्डर्स ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स हैं वो हो सकती हैं। फोर्थ है ये, क्योंकि इस बच्चे की कैरेक्टरिस्टिक दे रखी है कि लर्निंग डिसेबल्ड बच्चा वो कहलाएगा। फिर नेक्स्ट दे रखी है डिसऑर्डर ऑफ लिसनिंग। नाइन्थ है सोशल एंड इंटरपर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स, सोशल और इंटरपर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हमने, जैसे हम पढ़ रहे थे स्टार्टिंग से ही, पहले देखते हैं हम जो डिसऑर्डर ऑफ अटेंशन है। डिसऑर्डर ऑफ अटेंशन को हम अच्छे से समझेंगे कि डिसऑर्डर ऑफ अटेंशन में होता क्या है। जो आप समझ रहे हैं कि अटेंशन को हम हिंदी में ध्यान बोलते हैं या फिर अवधान बोलते हैं, साइकोलॉजी में आपने अवधान भी लिखा देखा होगा। अगर बच्चे का जो अटेंशन स्पान है वो बहुत ही छोटा है, यानी बहुत ही कम समय के लिए ध्यान दे पाता, मान लो एक जो बच्चा है, सामान्य बच्चा है, मतलब लर्निंग डिसेबल्ड बच्चा नहीं है, वो देता है किसी भी चीज़ पर कम से कम मान लो 1 घंटा ध्यान दे रहा है, लेकिन एक
बच्चा ऐसा है कि वो तो हर मिनट में ही अपने ध्यान को इधर उधर लेके जा रहा है, तो हो सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो बच्चा लर्निंग डिसेबल्ड हो। और साथ ही साथ वो छोटी छोटी स्टिमुलस से ही डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट होता है, कंसंट्रेट नहीं कर पाता किसी चीज़ पे। और इसको जो ये कैरेक्टरिस्टिक है, इसको हम एसोसिएट करके पढ़ सकते हैं हाइपर एक्टिविटी से रिलेट या फिर हाइपर एक्टिविटी से रिलेटेड। हाइपर एक्टिविटी में क्या होता है कि बच्चा है, मान लो कि जो बच्चा कॉन्स्टेंटली इंगेज्ड है किसी भी मोटर एक्टिविटीज़ में, और बहुत जल्दी जल्दी मतलब वो रेस्टलेस हो जाता है, कभी पैर को हिलाएगा बैठ के, कभी मतलब अपनी फिंगर्स को टैप करने लग जाएगा टेबल के ऊपर, जंप करने लग जाएगा सीट पे, अपनी सीट पे बैठ के। तो इस प्रकार के बच्चों को कहा जाता है हाइपर एक्टिव बच्चा। उस बच्चे में हाइपर एक्टिविटी भी हो सकती है, या फिर बिल्कुल इसके अपोजिट भी हो सकता है, जिसको बोलते हैं हम हाइपर एक्टिविटी। यानी बच्चा बिल्कुल आपको ऐसा दिखाई देगा मोशनलेस, मतलब किसी चीज के लिए रिएक्ट ही बहुत मुश्किल से करता है। हाइपर एक्टिव बच्चे के बिल्कुल अपोजिट होता है हाइपो एक्टिव बच्चा। तो इस प्रकार से बच्चे को मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स अगर आपको दिखाई देती है इस बच्चे में ये ऐसे कर रहा है, इनमें से कम 7-8 दिखाई देती हैं, तो आपको चांसेस लगते हैं कि ये बच्चा हो सकता है। फिर नेक्स्ट है ऑल परसेप्चुअल इम्पेयरमेंट। परसेप्चुअल इम्पेयरमेंट, अब आपको पता होना चाहिए कि परसेप्चुअल इम्पेयरमेंट होता क्या है। आपने देखा होगा कि जो लर्निंग डिसेबिलिटी में बच्चे की जो परसेप्चुअल एबिलिटी होती है वो बहुत ही पुअर होती है, और परसेप्चुअल इम्पेयरमेंट में ये विजुअल भी हो सकती है, उसमें विजुअल परसेप्चुअल डेफिशिट भी हो सकता है, और ऑडिटरी परसेप्चुअल डेफिशिट भी हो सकता है उसको, मतलब एक तो देखने संबंधी और एक सुनने संबंधी। अब विजुअल परसेप्चुअल डेफिशिट में क्या होता है कि बच्चा, विजुअल का मतलब तो आप समझते ही हैं, देखने से संबंधित है। इसको एक प्रोसेस के रूप में देखा जा सकता है, जिसमें कि अगर बच्चे को विजुअल स्टिमुलाई दिया जाता है और बच्चा उसके प्रति कैसे रिएक्ट करता है, मतलब उसमें डिफ्रेंशिएट कर पाता है, नहीं कर पाता है, कोई भी चीज़ उसको दी गई है। और फिर इसके अंतर्गत जो विजुअल परसेप्चुअल है, इसके अंतर्गत भी कई पार्ट्स आते हैं, जैसे विजुअल डिस्क्रिमिनेशन, मतलब बच्चे को अगर कोई विजुअल चीज़ दी गई है, फिगर दिया गया है, उसको वो अच्छे से डिस्क्रिमिनेट, उसमें अंतर कर पाता है या नहीं कर पाता है। सेकंड है फिगर ग्राउंड डिस्क्रिमिनेशन। फिगर ग्राउंड डिस्क्रिमिनेशन में होता है, ये एक तरह की एबिलिटी होती है डिस्क्रिमिनेट करने की, फोरग्राउंड अगेंस्ट अ बैकग्राउंड, विच मीन्स कंसंट्रेटिंग ऑन व्हाट इज रेलिवेंट एंड इग्नोरिंग एंड व्हाट इज इररेलिवेंट। मतलब इसमें बच्चे को पता होना चाहिए कि क्या रेलिवेंट चीज़ है और क्या इररेलिवेंट चीज़ है, और उसको किस चीज़ पे कंसंट्रेट करना है और किस चीज़ पे इसमें से कंसंट्रेट नहीं करना है। फिर नेक्स्ट आता है स्पाशियल रिलेशनशिप। स्पाशियल रिलेशनशिप में क्या होता है बच्चे को, मतलब इसमें जो होती है स्पाशियल रिलेशनशिप होती है, पोजीशन होती है ऑब्जेक्ट्स की एक स्पेस में, जैसे कि, और ये स्पाशियल जो रिलेशनशिप होती है ये एक बिल्डिंग ब्लॉक होती है ऑफ लर्निंग। हर एक प्रकार की जो हमारी अधिगम होता है उसके में ये बिल्डिंग ब्लॉक का कार्य करता है स्पाशियल रिलेशनशिप। जैसे कि लेफ्ट राइट, अंडर अबो, ये वर्ड्स इसमें यूज किए जाते हैं। बच्चे को अपने लेफ्ट राइट का में कंफ्यूजन होती है, अंडर अबो में होती है, ये सब चीज़ें स्पाशियल रिलेशनशिप में आती हैं। फिर नेक्स्ट आता है विजुअल मोटर इंटीग्रेशन। विजुअल मोटर इंटीग्रेशन, विजुअल मतलब देखने से संबंधी, मोटर मतलब गति से संबंधित। तो इसमें वो कोऑर्डिनेट नहीं कर पाता है अपने हैंड फुट का मतलब जो चीज़ देख रहा है उसके अकॉर्डिंग वो अपने हैंड फुट में कोऑर्डिनेट नहीं कर पाता है, डायरेक्शंस जिस डायरेक्शन में जा रहा है एक साथ वो अपने, मतलब उसके ब्रेन में न्यूरोलॉजिकल एक कंडीशन है ये, इसमें न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शन है जिसकी वजह से बच्चा अपनी विजुअल मोटर जो
स्किल्स हैं उसमें तालमेल नहीं बिठा पाता है। बटनिंग में दिक्कत आती है बच्चे को, शूलेस बांधने में दिक्कत आती है इसकी वजह से, विजुअल मोटर इंटीग्रेशन की वजह से। और साथ ही साथ जो बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड है, उससे कॉपी करने में उसको दिक्कत आती है। शेप्स और साइज है किसी चीज़ का या किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन बतानी है उसको, उसमें भी उस बच्चे को दिक्कत आती है, वो कंफ्यूज हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आती हैं, अभी हमने इनकी बात की विजुअल परसेप्चुअल डेफिशिट की, अब करते हैं हम ऑडिटरी परसेप्चुअल डेफिशिट, ऑडिटरी डिस्क्रिमिनेशन। इसमें आता है ऑडिटरी डिस्क्रिमिनेशन, पहले आता है। इसमें बच्चे को मतलब कुछ साउंड्स बोली जाती हैं, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कुछ साउंड्स में, मतलब बोला उसको कुछ गया है, वो सुनता कुछ है, उनमें अंतर नहीं कर पाता है। द और ड की साउंड में जैसे डिफरेंस नहीं कर पाता। फिर नेक्स्ट है आता है ऑडिटरी बिल्डिंग। अब ऑडिटरी बिल्डिंग क्या होता है? ऑडिटरी डिस्क्रिमिनेशन तो आप समझ गए कि अंतर करना। ऑडिटरी बिल्डिंग होता है, ये एक ऐसी एबिलिटी होती है टू ब्लेंड और कंबाइन साउंड्स टू फॉर्म वर्ड्स। इसमें जो साउंड्स हैं जिनको हम हिंदी में वर्ण बोलते हैं, ध्वनि बोलती हैं, एक वर्ड बनाने के लिए उनको इकट्ठा किया जाता है। तो बच्चे को इसमें इनेबिलिटी होती है, बच्चा उसको अच्छे से जोड़ नहीं पाता है, मतलब बना नहीं पाता है वर्ड को। ठीक है, अब आप समझ रहे होंगे कि ये क्या होता है। बिल्डिंग मतलब बनाना किसी चीज को, ठीक है, ब्लेंड अच्छे से नहीं कर पाता वर्ड को बनाने के लिए। फिर नेक्स्ट आता है ऑडिटरी मेमोरी, मतलब उसको सुनकर याद रखने की क्षमता कितनी है उसमें, वो कितनी टाइम तक किसी भी साउंड्स को या किसी भी स्टिमुलस से जो उस चीज ग्रहण हुआ है चीज, वो उसको कितनी देर तक होल्ड कर पाता है, कितनी देर तक अपने माइंड में रख पाता है। फिर मैंने कहा था कि नेक्स्ट हैप्टिक परसेप्शन। हैप्टिक परसेप्शन क्या होती है? इट इज द प्रोसेस बाय विच इंफॉर्मेशन इज एक्वायर्ड थ्रू द टैक्टाइल या सेंस ऑफ टच। अब आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हैप्टिक परसेप्शन दे के पूछ सकते हैं, नीचे डेफिनेशन दे देंगे अलग अलग एक दो लाइन में, आप बताओ कि हैप्टिक परसेप्शन क्या होता है। या फिर डेफिनेशन दे के नीचे ऑप्शन में अलग अलग दे देंगे, परसेप्चुअल है या विजुअल डिस्क्रिमिनेशन है, ऑडियो डिस्क्रिमिनेशन है, हैप्टिक परसेप्शन है। तो आपको पहचानना होगा कि हैप्टिक परसेप्शन रिलेटेड किससे होती है। और नो डाउट ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन। कुछ टर्म्स ऐसी आती है हमारे बीच बीच में कि वो थोड़ी यूनिक होती हैं, हमने कभी कभार सुनी होती हैं, तो हम उनमें कंफ्यूज हो जाते हैं। इट इज द प्रोसेस बाय विच इंफॉर्मेशन इज एक्वायर्ड थ्रू द टैक्टाइल। टैक्टाइल मतलब टैक्टाइल फॉर्म में बच्चा इंफॉर्मेशन को लेता है, सेंस ऑफ टच एंड काइनेस्थेटिक यानी मूवमेंट सिस्टम से। अ चाइल्ड एक्सप्लोर्स द वर्ल्ड अराउंड हिम बाय टचिंग एंड मैनिपुलेटिंग ऑब्जेक्ट्स। बच्चा अपने आसपास के जो संसार है उसको या तो टच करके या फिर कुछ ऑब्जेक्ट्स में मैनिपुलेशन के साथ सीखता है, देख के सीखता है। Observing information pertaining to texture, pain, temperature, pressure, and geometric features. However, some learning disabled children may be unable to derive meaning from touching. और ये ऐसा भी होता है कि कुछ बच्चे जो लर्निंग डिसेबल्ड बच्चे हैं वे अनेबल होते हैं ऐसे टच करके चीज़ों को ग्रहण करने में, यानी उनकी जो टच सेंस होती है वो काफ़ी वीक होती है, टच करके वो पता नहीं कर पाते हैं कुछ चीज़ों को। फॉर एग्जाम्पल द क्वालिटी ऑफ राउंडनेस इन अ सर्कल, कि एक ये चीज़ की सर्कल बिल्कुल गोल है, उसको टच करवा रहे हैं हम ऑब्जेक्ट को, लेकिन उसको फिर भी उसमें उसकी जो गोलाई है उसमें कुछ ना कुछ कमी दिखाई देती है। उसकी उतनी अच्छे तरीके से जो एक नॉन लर्निंग डिसेबल्ड बच्चा है उसकी कंपैरिजन में उसको उसकी राउंडनेस में कुछ ना कुछ कमी दिखाई देगी, अच्छे से उसको मतलब वो समझ नहीं पाएगा। एंड कंसेप्ट रिलेटेड टू हार्ड और सॉफ्ट, उसको हार्ड और सॉफ्ट में अंतर करना मुश्किल होता है। रफ, स्मूथ और हॉट वार्म may not be acquired easily. They may also have problem with kinesthesia. उनको प्रॉब्लम होती है काइनेस्थेसिया में, जो बताया है मतलब मूवमेंट से रिलेटेड सिस्टम है, विच इंक्लूड्स बॉडीली मूवमेंट, जिसमें शारीरिक गति है वो संबंधित होती है, कोऑर्डिनेशन की चीज़ों में तालमेल होता है, बॉडी इमेज, डायरेक्शंस दिशाओं में, और स्पाशियल ओरिएंटेशन और स्थानिक जो ओरिएंटेशन में है
उनमें प्रॉब्लम होती है बच्चे को। अ चाइल्ड में बी अनेबल टू राइट बिकॉज ही डज नॉट नो हाउ टू मूव हिज हैंड। और एक बच्चे को लिखने में भी दिक्कत हो सकती है इसकी वजह से, क्योंकि बच्चे को यही नहीं पता होता कि अपना हाथ कैसे उसको मूव करना है, एंड कांट प्रोड्यूस द अप एंड डाउन स्ट्रोक रिक्वायर्ड फॉर राइटिंग। और उसको साथ ही साथ ये नहीं पता होता कि अपने हाथ को कैसे ऊपर लेके जाए, नीचे लेके जाए लिखने के लिए। जैसे कि अल्फ़ाबेट ए ही लिखना होता, उसमें बच्चे को स्लांटिंग या स्लिपिंग लाइन का पता ही नहीं होगा, अच्छे से लगा नहीं पाएगा, तो वो उस अल्फ़ाबेट को भी अच्छे से बना नहीं पाएगा। फिर इसके बाद हमारा आता है मोटर कोऑर्डिनेशन डेफिशिट। मोटर कोऑर्डिनेशन डेफिशिट जिसमें मतलब होता है, आपको पता होना चाहिए, मोटर स्किल्स होती हैं, ग्रॉस मोटर स्किल होती है, एक फाइन मोटर स्किल्स होती हैं। जो ग्रॉस मोटर स्किल्स होती हैं जैसे कि वॉकिंग, जंपिंग, कैचिंग, इनमें अगर बच्चे को दिक्कत है तो उसको मोटर कोऑर्डिनेशन में कमी होती है। फाइन मोटर में उसको किस चीज में दिक्कत आती है? फाइन मोटर में होता है कि जैसे बच्चे को अपनी बटनिंग करनी है, कलर करना है, नीडल यूज करना है, तो ऐसी चीजों में, या उसको धागे के अंदर बीड्स डालनी है, कलरिंग में उसको दिक्कत आती है, राइटिंग में उसको दिक्कत आती है। क्योंकि अगर फाइन मोटर स्किल्स अच्छी नहीं है तो बच्चे की ग्रिप अच्छी नहीं होगी पेंसिल पर, तो वो अच्छे से लिख नहीं पाता। और साथ ही साथ मोटर कोऑर्डिनेशन डेफिशिट है, जो आपका जो मोटर कोऑर्डिनेशन डेफिशिट है उसमें क्या होता है, एक और चीज आती है ग्रोस मोटर स्किल और फाइन मोटर स्किल्स के अलावा आती है लेटिलिटी। लेटिलिटी में क्या होता है, बच्चे को मतलब एग्जैक्ट जो उसको डायरेक्शंस को फॉलो करने में दिक्कत आती है। बच्चे को बोल दिया गया अपने राइट में, क्योंकि हम अपने आसपास की चीज़ों को अपने हिसाब से देखते हैं कि ये हमारे लेफ्ट में, ये हमारे राइट में है, या आगे है, पीछे है, ऊपर है या नीचे है। लेकिन अगर बच्चा लर्निंग डिसेबल्ड है, मोटर कोऑर्डिनेशन डेफिशिट है उसको, तो उसको ये चीज़ें समझने में दिक्कत आती है। फिर इसके बाद डिसऑर्डर ऑफ मेमोरी में बता चुकी। डिसऑर्डर ऑफ मेमोरी में क्या होता है, बच्चे को याद करने में दिक्कत रहती है, किसी चीज़ को रिकॉग्नाइज जल्दी से नहीं कर पाता, रिकॉल नहीं कर पाता चीज़ों को आसानी से, उसको डिफिकल्टी होती है मतलब स्ट्रेटेजीज में बनाने में। अगर उसको वर्बली कुछ बोल दिया जाए तो वो उसको जल्दी ऑर्गेनाइज नहीं कर पाता, उन सेंटेंसेस को फॉर्म नहीं कर पाता एक पैटर्न में, ऑर्गेनाइज पैटर्न में। और सबसे मेन बात है डिसऑर्डर ऑफ मेमोरी का होता है रिकॉलिंग विजुअल मटेरियल में उसको डिफिकल्टी आती है रिकॉल करने में, किसी भी पैटर्न को, किसी भी स्पेलिंग को, वर्ड को या फिर सेंटेंस को। फिर नेक्स्ट आता है इसके अलावा उसको जैसे कि पढ़ने में, लिखने में, आपको पता है रीडिंग रिलेटेड होता है, डायस्लेक्सिया, राइटिंग होता है, डिस्ग्राफिया, और अर्थमेटिक का आपको पता ही है। अर्थमेटिक में क्या आता है, डिस्कैलकुलिया, इसको डिस्कैलकुलिया बोलते हैं, मैथ से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होती है। फिर डिसऑर्डर ऑफ लैंग्वेजेस में क्या होता है, उसको भाषा समझने में दिक्कत आती है, बच्चे को कठिनाई महसूस करता है, वो अपने आप को एक्सप्रेस करने में भी दिक्कत महसूस करता है। ज़्यादातर आप देखना उनकी स्पीच ऐसी होती है, उसको मतलब ज़्यादातर फिलर का यूज़ करता है। फिलर मतलब जैसे मैं बोल रही हूँ अभी, मैंने लगातार बोलते बोलते मैं बीच बीच में हाँ ऐसे ऐसे कर रही हूँ, मतलब मैं सोच रही हूँ अपने दिमाग में कि मुझे आगे क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना, तो इसलिए वो इस प्रकार के वर्ड्स का, फिलर का यूज करता है। इसके लिए एक इंग्लिश में प्रॉपर वर्ड यूज किया जाता है, फिलर। कई बार क्या होता है, कुछ बच्चे बीच बीच में करके बोलते हैं, तो वो भी एक फिलर ही है। आर्टिकुलेशन से रिलेटेड लैंग्वेज में दिक्कत होती है बच्चे को। डिसऑर्डर ऑफ लिसनिंग, डिसऑर्डर ऑफ लिसनिंग में क्या होता है, बच्चे को जो मतलब बताया जाता है या फिर इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं उनको समझने में कठिनाई होती है। सार्काज्म को वो नहीं समझ पाती हैं, यानी व्यंग्यात्मक जो भाषा होती है हमारी, उसको वो ये बच्चे जो लर्निंग डिसेबल्ड बच्चा है वो इजीली नहीं समझ पाता है कि हम उनके साथ किस वे में हम उस वर्ड को उसके लिए यूज कर रहे हैं, सेंटेंस को यूज कर रहे हैं,
वो sarcasm को या ह्यूमर को नहीं समझ पाता है। साथ ही साथ उसको जैसे ये इडियम्स वगैरह हो गए उनको भी समझने में दिक्कत आती है। फिर आते हैं सोशल एंड इंटरपर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स में। इसमें क्या होता है, बच्चे का लो सेल्फ एस्टीम हो जाता है, मतलब वो बच्चा अपने आप को पिछड़ा हुआ महसूस करता है। तो हमने अभी किए इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। आई होप सो कि आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। मैंने आपको 9 कैरेक्टरिस्टिक्स करवाई हैं इसकी। फिर इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट कॉजिगेटिव फैक्टर ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटीज। ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी और उम्मीद है मुझे आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और आपको समझ में आया है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।